नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। राम राम सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सर बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार फिर से एक बार मेरी तरफ से। और नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज की नमस्कार सर। नमस्ते। ये हमारी सीरीज़ बहुत ही खास होने वाली है और ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप बहुत कुछ इसमें नया सीख कर जाएंगे। वैसे आपको सब कुछ आता है, मैं कोई वैसे नया नहीं बताने वाला हूँ आपको कुछ भी, मगर जब हम ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ाई की है, तो एक जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है वो आती है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की, क्योंकि हम जब तक टाइम नहीं कर पाएंगे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज पे मैं थोड़ा, हालांकि जो भी बता रहा हूँ वो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि मैं कोई 15 से 20 साल से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, मगर एट लास्ट जब मैं सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा उसके बाद मेरा ऐसा यकीन है कि आप सब लोग मैरिज को टाइम कर पाएंगे। वो टाइमिंग हमारी कितनी एक्यूरेट होगी, तो 100% एक्यूरेसी कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की टाइमिंग में नहीं हो सकती। पर मेरा ऐसा बिलीव है कि आप लोग और हम लोग जो टाइमिंग करेंगे उससे एक्यूरेट और कोई नहीं कर पाएगा।
वे से मैं टेक्निक्स बताऊंगा। एक ही कुंडली पे हम 8-10 टेक्निक्स को किस तरीके से लगा पाएंगे और उससे हम उस टाइम को पिन पॉइंट कर पाएंगे। उसमें हम केपी का भी यूज़ करेंगे और केपी का ऐसा यूज़ करेंगे जिसे केपी नहीं आती वो भी कर पाएगा। भृगुनंदी नाड़ी का भी हम यूज़ करेंगे और वो इस तरीके से यूज़ करेंगे जिसे बिल्कुल नहीं आती वो भी कर पाएगा। मतलब जो टाइमिंग ऑफ मैरिज या टाइमिंग ऑफ इवेंट से रिलेटेड पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। इसके बाद अराउंड 18 to 20 टेक्निक्स हैं जो मैं बताऊँगा, इंडिविजुअली बताऊँगा पहले मैं। इसके बाद हम कुछ कुंडलियों पर उसको लगा के एक्सप्लेन करेंगे कि हमको किस तरीके से जाना है। इसमें मेरे पास एक वी रमन सर की एक टेक्निक है जिसको मैं एंड में डिस्कस करूँगा और वो बहुत सटीक है, 80 to 90% केसेस में लगती है। फिर इन जनरल हम जितनी भी इंडिविजुअल टेक्निक्स की बात करेंगे वो कोई भी टेक्निक 40 to 50% केसेस से ज़्यादा में अप्लाई नहीं होती। जो हमारा नॉर्मल दशा सिस्टम है जिसे हम यूज़ करते हैं, आप सब लोग यूज़ करते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो आपका दशाएं लगाते हैं मैरिज में, वो आपकी 40% से ज़्यादा केसेस में टाइम नहीं कर पाती। डबल ट्रांजिट हम लगाते हैं वो भी 40% से ज़्यादा केसेस में आपकी लगेगी ही नहीं। हम ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करें तो बात अलग है, बाकी जितनी भी टेक्निक्स चलती हैं वो 40 to 50% केसेस में लगती हैं। और एडवांस में टाइम करने में एक भी टेक्निक नहीं है जो कि सक्सेसफुल होती हो कि हम ये बता पाएँ कि इस तारीख को या इतने तारीख को आपकी मैरिज होगी, चाहे हम कितना भी क्लेम करें। सभी लोग कुछ ना कुछ बताते हैं, जैसे केपी में हम बताते हैं कि इस टाइम पर मैरिज हो जाएगी, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तब क्या रास्ता है उसका? क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस पर मैं काफ़ी टाइम से वर्क किया और मैं करीब जहाँ से भी मुझे जो भी चीज़ें मिली वो मैं कम से कम 20 के आसपास मैंने टेक्निक्स कलेक्ट की और उसके बाद मैंने एक ऐसा फॉर्मूला एंड में बनाया अपना आप कि मैं ये 5-6 चीज़ों को यदि कुंडलियों पर लगाता हूँ तो सक्सेस रेट क्वाइट हाई हो जाती है। और आपकी कृपा से मैं ऐसा बता देता हूँ, मेरे पास मैरिज की टाइमिंग के लिए बहुत बड़े बड़े लोग जो के.एन. राव सर से भी करवा चुके हैं या वो अपने आप में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से मैं नेम नहीं लूँगा, वो भी अपनी कुंडलियाँ मेरे पास भेजते हैं। 10 से 15 कुंडली रोजाना टाइमिंग की मेरे पास आती हैं और वो मैं उन्हें कर भी नहीं पाता हूँ। तो आप सब लोग इसको थोड़ा सीरियसली करें। यदि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कोई एज ए प्रोफेशन भी करना चाहता है तो जो टाइमिंग ऑफ मैरिज के बेस पे वो अर्न कर सकता है बहुत हैंडसम। आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी यदि आपके पास आप प्रॉपरली उसको लगाना जानते हैं तो। ऐसा मेरा बिलीव है क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी तक मेरे 12 बैचेस इसके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग अनसेटिस्फाई हों तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा किस तरीके से हम चलेंगे इस पर वो मैं आप सबसे पहले बताऊँगा। मैं इसीलिए तो सिलेबस बताऊँगा, पर उसमें मैं पहले इंडिविजुअल टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम टाइमिंग ऑफ मैरिज देख सकते हैं। उसे आप जो मैं बताऊंगा तो अपने घर पे बैठ के भी वो आप 1, 2 या 3 कुंडलियों पर उसे ज़रूर लगाएं। इसलिए मैंने 2 क्लासेस वीक रखी हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखी हैं, क्योंकि ये आपको मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको सिखा के ही भेजूँगा, चाहे इसमें मुझे कितना भी टाइम लगे। तो आप उस टेक्निक को ज़रूर कुंडलियों पर लगाएंगे, चाहे टाइम आपका मैच करता है या नहीं करता है। ज़बरदस्ती मैच कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। हमने ये मानना है कि मैं 10 कुंडलियों पर लगाऊंगा तो 8 में फेल होऊंगा, पर 2 में सक्सेस मिलनी चाहिए मुझे। तो हर एक टेक्निक को हम इंडिविजुअल कुंडलियों पर लगा कर देखेंगे जिसे हमें लगाना है। सबसे पहली बात तो यह है कि उस टेक्निक को हम लगा भी पाते हैं या नहीं। यदि हम नहीं लगा पाएंगे तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँगा। देखिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज का यहाँ पर मैंने स्क्रीन ये शेयर किया है। 1 मिनट में थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। सिलेबस के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट वन डिफरेंट इंडिविजुअल टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं, और सेकंड वन हाउ टू यूज देम ऑन ए चार्ट। किसी भी कुंडली पर उसे हम एक साथ इकट्ठा किस तरीके से लगाएंगे। टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी अभी मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और ये लंबी चलने वाली हैं क्लासेस। आप सब पेशेंस रखना और आप ज़रूर बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ऐसा मेरा बिलीव है। और अभी तक मैं काफ़ी बैचेस को ले रहा हूँ तो वो सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एज ऑफ मैरिज डिसाइड करना, और इसमें 3 मेथड्स यूज़ करूँगा जिसके वीडियोस आपने मेरी
यूट्यूब चैनल पे भी देखे होंगे, तो ये नई बात नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बताऊंगा। इसमें मैं एक राहु मेथड यूज़ करूंगा, केतु मेथड यूज़ करूंगा और भृगु नंदी नाड़ी मेथड यूज़ करूंगा। इन तीनों मेथड से जब भी कोई नेटिव हमारे पास आता है तो उसकी टेंटेटिव एज ऑफ मैरिज कौन कौन सी हो सकती है वो निकालना बताऊंगा। टेक्निक पढ़ेंगे, टाइमिंग ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे जो 7वें 7th हाउस से हम देखते हैं, और ये भारतीय विद्या भवन की 2008 की एक रिसर्च थी, उस पर बेस्ड है। और इसके जो नाम दिया है मैंने 7 फेरे 8 सूत्र। मतलब टाइमिंग ऑफ मैरिज के यहाँ पर हम 7 फेरे का मतलब मैरिज और उसके 8 सूत्र हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड टेक्निक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। थर्ड वन डिस्कस करूँगा मैं टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसमें हम लग्न की डिग्री वगैरह देखकर निकालते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चौथी हम टेक्निक डिस्कस करेंगे टाइमिंग बेस्ड ऑन नेटल मून। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा है, उसके बेसिस पर हम मैरिज को टाइम करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ टेक्निक है हमारी स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक, जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, ज़्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आई थी, मगर यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तक जाएंगे कि विद इन 10-15 डेज तक हम टाइम करेंगे। उसमें हम सैटर्न, जुपिटर, मार्स और 7th लॉर्ड का ट्रांजिट यूज़ करेंगे। फिर सर आप कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप क्या? स्क्रीन आपको दिख नहीं रही सर? नहीं सर, नहीं दिख रही। कोई स्क्रीन नहीं दिख सॉरी, नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही। सॉरी मैं दिख रही है, नहीं दिख रही तो ऐसा लगा कि आप शेयर कर रहे हैं तो मैंने बोला। अब दिख रही है सर? हाँ जी, अब दिख रही है। अब दिख रही है, लेकिन शुरू से ही कर दीजिए सर। चलो मैं फिर स्टार्टिंग से बता देता हूँ, क्योंकि आज एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है, हमने क्या करने वाला है वो मैं बता देता हूँ, जिसको आपको भी पिक्चर क्लियर हो। कई लोगों का कंसर्न है, उन्होंने मेरे से बार कई तरीके के क्वेश्चन पूछे, क्या आप कुछ नया भी कराओगे क्या, या हमें जो ऑलरेडी आता है तो अब वो आपने डिसाइड करना है। पर मेरा ऐसा बिलीव है कि ज़्यादातर लोगों को ये इनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है एज ऑफ मैरिज निकालना। मैं बताऊंगा 3 मेथड से बताऊंगा। एक राहु टेक्निक है, एक केतु फॉर्मूला है जो आप में ज़्यादातर लोगों को आता है, एक भृगु नंदी नाड़ी फॉर्मूला है जो मैं जनरली अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ, मगर यह मैं यहाँ पर थोड़ा उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। सेकंड बताऊंगा मैं मेथड टाइमिंग ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल वे। एक नॉर्मली किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या आपके भी पास जाएंगे तो जिस तरीके से हम देखते हैं उसे वो है, मगर यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस है। और ये भारतीय विद्या भवन में एक रिसर्च हुई थी 2008 में, और उस पर बेस्ड है ये। और इसको मैंने नाम दिया है 7 फेरे 8 सूत्र। मैरिज में 7 फेरे लेते हैं, उसके 8 फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी 8 चीज़ें हमें उसमें देखनी है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न फॉर्मूला। मतलब किसी भी नेटिव की लग्न को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि उसकी मैरिज कब होगी। चौथा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग बेस्ड ऑन नेटल मून। उसकी कुंडली का नेटल मून चंद्रमा कहाँ पर है, उसके बेसिस पर हम उसकी मैरिज को टाइम करने की कोशिश करेंगे। पांचवा मेथड है स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक यूजिंग ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड 7th लॉर्ड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और इस टेक्निक से हम उसकी मैरिज की डेट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे 5 या 10 दिन के आसपास। छठा हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। केवल सैटर्न के बेस पर, शनि के ट्रांजिट के बेस पर हम मैरिज को टाइम करने की कोशिश करेंगे। सातवां जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो होगा रोल ऑफ जुपिटर ट्रांजिट। ओनली जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर, केवल जुपिटर का ट्रांजिट देखकर हम टाइम करने की कोशिश करेंगे। आठवां फॉर्मूला होगा रोल ऑफ मार्स ट्रांजिट। केवल मंगल के ट्रांजिट के बेस पर हम मैरिज को टाइम करने की कोशिश करेंगे। नवा फॉर्मूला आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, विवाह सेम 1। विवाह सेम को यूज़ करके करेंगे। मैं यहाँ साथ में विवाह सेम 2 भी यूज़ करूँगा। 2 विवाह सेम यूज़ करके हम मैरिज को टाइम करने की कोशिश करेंगे। एक 10th है, जो भी भारतीय विद्या उनके स्टूडेंट हैं या जेमिनी के हैं उनको ज़्यादातर को पता है। इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, चर दशा को यूज़ करके हम मैरिज की डेट को निकालने की कोशिश करेंगे। ये के एन राव सर की टेक्निक है।
हम जो भारतीय विद्यावन में पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग होगी। 11th जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो होगा ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड दारा कारक। ये टेक्निक भी के एन राव सर की है। 12th टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे वो डबल ट्रांजिट टेक्निक है। इसमें आप जो डबल ट्रांजिट करते हो उससे थोड़ा वेरिएशन होगा, अलग होगा। 13 भी सेम है। 14 एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक डेवलप्ड बाई पंडित राधेश्याम जोशी। तो ये एक्चुअली मेरे गुरु हैं, तो उनकी एक टेक्निक है स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक। बहुत स्पेशल टेक्निक है और बहुत ज़्यादा सटीक है। इसकी सक्सेस रेट 75% से ज़्यादा है। नेक्स्ट एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे एप्रोप्रिएट दशा टेक्निक बाई श्री RS जोशी एंड SK मेहता। तो SK मेहता से बेटर मैरिज की प्रेडिक्शन इंडिया में आज तक कोई भी नहीं दे पाता था। उनकी जो प्रेडिक्शंस होती थी वो बहुत ज़्यादा सटीक होती थी। तो उनका एक पर्टिकुलर फार्मूला है और उसके कई सारे वेरिएशंस हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसको 90% लोग नहीं जानते इसको, क्योंकि इनकी जो बुक्स थी जिसमें इन्होंने कुछ बताया था वो भी पब्लिश नहीं हो रही है एट प्रेजेंट। तो पुराने लोगों को ही कुछ पता है, तो मैंने कहीं से इनको कलेक्ट किया था और काफ़ी कुंडलियों पर इसका यूज़ किया था, तो उसे मैं यहाँ पर बात करूँगा। 16 टेक्निक है स्पेशल एंड कंपोजिट टेक्निक फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। ये मेरी अपनी डेवलप टेक्निक है जिसमें मैं मल्टीपल फार्मूलाज को यूज़ करूँगा और उसके बेसिस पर टाइम करने की कोशिश करूँगा। फिर 17 एक टेक्निक है डेवलप्ड बाई V.V. रमन, जो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए हैं या उनके पैरेलल कोई हुआ नहीं है मॉडर्न टाइम में। तो उनकी एक टेक्निक है डेवलप्ड जो उन्होंने पब्लिश नहीं की थी और वो ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता है। वो कहीं से मैंने कलेक्ट की थी और उसको मैं 8-10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। 18 हम यूज़ करेंगे यूजिंग KP एस्ट्रोलॉजी। तो KP की जो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहाँ पर मैं बार बार बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे भी सिखाऊंगा। और 19 फाइनली जब हम वो करेंगे कंपोजिट टेक्निक यूजिंग विंशोत्तरी दशा, चर दशा, योगिनी दशा, ट्रांजिट एंड KP एस्ट्रोलॉजी। इस तरीके से हम 19 टोटल ये डिफरेंट टेक्निक्स को इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने अभी आपको एक आउटलाइन दी है कि हम क्या इसमें पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी एक एक करके हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में ही मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा। अभी आपकी इनिशियली इंट्रोडक्शन में कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर ये क्लास का वीडियो तो मिलेगा ना? हाँ सर, क्लास ठीक, का वीडियो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स उसी से बन पाते हैं सर, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मैं आपको जो ये सारा मैं आपको प्रेजेंटेशन में दूंगा तो वो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। पर एक्चुअली आपको क्लास में या वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें समझ में प्रॉपर आएंगी। आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप इसको देखेंगे, पढ़ के नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और आज शुरू करूँगा मैं पहला टॉपिक, जिसके अंदर वो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे इसलिए आपको पता होगा, हो सकता है कुछ नया नहीं लगे, मगर मैं फिर भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को नया लगेगा। अब मैं एज ऑफ मैरिज निकालूंगा सबसे पहले आज, कि मेरे पास कोई भी नेटिव आया। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप इस तरीके से समझें कि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं और आपको क्या करना है। तो उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी नेटिव आ गया अभी और उसने कहा कि भाई मेरी मैरिज कब होगी। तो सबसे पहला जो हमने करना है एक्चुअली 1-2 टेक्निक से उसकी एज निकालना आना चाहिए कि किस एज में उसकी मैरिज पॉसिबल है। तो इसमें 3 डिफरेंट टेक्निक्स चलती हैं। हालांकि ये मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे देता हूँ, इनसे किसी से भी सटीक एज नहीं निकलेगी, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। बस ऐसा मत सोचना इस टेक्निक से जो एज आ गई उस एज में मैरिज होने वाली है, पर ये आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी जो नियरेस्ट एज इस टेक्निक से कौन सी आ रही है। तो हमें आगे बढ़ने में एक थोड़ी मदद मिलेगी कि भाई इसकी मैरिज अगले 1 या 2 साल में होगी। ये 50 से 60% केसेस में ठीक भी बैठती है, कई केसेस में नहीं भी बैठती, इसलिए मगर ये टेक्निक चलती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राहु फॉर्मूला। राहु की पोजीशन के बेस पर आपको एज ऑफ मैरिज कैसे निकालनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुंडली ली हुई है, आपको ये नज़र आ रही होगी। आपको क्या करना है कुंडली के अंदर, इन्हें आप सब प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि मैं इनमें सब चीज़ों को यूज़ करूँगा एक साथ।
और वो हमारी क्विक होगी, तभी हम 5 या 10 मिनट में सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। राहु फॉर्मूला क्या कहता है कि आप कुंडली के अंदर राहु को मार्क कर लीजिए जिस भी भाव के अंदर है वो, और राहु से फर्स्ट 5, 7, 9, 3 एंड 11 भाव, राहु जहाँ पे भी है वो खुद भाव हो गया, और उससे आपको 5वां भाव देखना है, उससे 7वां भाव देखना है, उससे 9वां भाव देखना है, उससे 3रा भाव देखना है, उससे 11वां भाव देखना है। ये हम देखेंगे। राहु के बारे में क्या है कि राहु कुंडली का एक राउंड 18 साल में पूरा करता है। राहु कुंडली का राहु कुंडली का एक पर्टिकुलर भाव में 18 महीने रहता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर भाव के अंदर राहु 18 मंथ्स के आसपास रहता है, और वो लगातार चलता रहता है, रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर चलता है। कि राहु सपोज 9th हाउस में है तो 8th में जाएगा, 8th के बाद वो 7 में जाएगा, और एक भाव के अंदर वो अराउंड 1.5 ईयर रहता है, 1 साल 6 महीने रहता है, और कुंडली का वो पूरा चक्कर 18 साल में लगा लेता है। मतलब जैसे राहु यहाँ पे है इस कुंडली के अंदर, तो यहाँ से वो चलना शुरू करेगा, और चल के वो एक राउंड लगा के 18 साल के बाद अपने से पिछले भाव के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद वो वापस से उसी राशि में एंटर होगा। राहु रेट्रोग्रेड मोशन करता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे राहु फॉर्मूले में, राहु जब भी पहले 5वें, 7वें, 9वें, 3रे और 11वें भाव से ट्रांजिट करेगा, जो भी राहु की स्थिति है वो वहाँ पे आए, उससे 3रे भाव में आए, उससे 5वें भाव में आए, उससे 7वें भाव में आए, उससे 9वें भाव में आए, उससे 3रे भाव में आए, उससे 11वें भाव में, जिन जिन एज में आएगा उन एज में नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो हम देखिए यहाँ पे जैसे देखना चाहते हैं, तो आपको क्या है, राहु के पहले राउंड में नहीं देखना। फर्स्ट राउंड में तो मैरिज हो नहीं सकती 18 साल तक, तो इस नेटिव का राहु यहाँ से चलना शुरू करेगा, और ये 18 साल के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद फिर से वो उसी भाव के अंदर जाएगा 18 से लेकर 19.5 साल तक। फिर 19.5 से लेकर वो 21 साल तक उससे अगले भाव में होगा, 21 से लेकर 22.5 साल तक उससे अगले भाव में होगा, 24 साल तक उससे अगले भाव में होगा, 25.5 साल तक उससे अगले भाव में होगा, फिर 27 साल तक उससे अगले भाव में होगा, 28.5 तक उससे अगले में होगा, फिर 30 तक उससे अगले में होगा। इस तरीके से वो एक एक भाव में 1.5 साल गुजारता है। तो किसी भी नेटिव की मैरिज जब होगी तो वो राहु उसका जिस भाव के अंदर था उसी भाव में उससे 3रे, 11वें, 5वें, 7वें और 9वें भाव में जब जब पहुंचेगा उस एज में उस नेटिव की मैरिज हो सकती है। जैसे इस केस में मैं मैरिज निकालना चाहूँ इसकी नेटिव की, तो राहु इसका 9 साइन के अंदर है अभी, तो 18 साल के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा चल के, और 18 साल के बाद वो इसी भाव के अंदर एंटर करेगा। तो 18 से 19.5 साल के बीच में इस नेटिव की मैरिज हो सकती है, मगर वो मैरिजेबल एज नहीं है। ये पहला भाव है। अब पहले में नहीं हुई तो यहाँ से आप 3रा भाव गिनेंगे, तो 3रा भाव होगा यहाँ से 1, 2, 3। इस भाव के अंदर जब ये नेटिव पहुंचेगा तब इसकी मैरिज हो सकती है। तो देखिए 18 से 19.5 साल तक इस भाव में रहेगा, 19.5 से 21 साल तक यहाँ पे रहेगा, पर 21 से 22.5 तक ये 3रे भाव में होगा, इसकी मैरिज हो सकती है। फिर 22.5 से 24 साल तक वो इस भाव में रहेगा, और 24 से 25.5 साल तक इस भाव में रहेगा। तो उसकी जो खुद की पोजीशन है उससे पहला भाव, 3रा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, इन भावों में जब जब राहु पहुंचेगा उन ईयर्स में उसकी मैरिज हो सकती है। तो ये राहु का फॉर्मूला है। अब ये जो ईयर्स हैं हमें किस तरीके से देखने हैं कि मेरे पास कोई भी नेटिव आया, उसने कहा कि मेरी मैरिज कब होगी, तो वो जब भी आया मैं उसकी एज चेक करूंगा, उसकी अभी एज क्या है। सपोज उसकी एज हो रही है 25 ईयर्स। अब मैं राहु फॉर्मूले से देखूंगा 25 ईयर के आसपास नियरेस्ट कौन सा पीरियड आ रहा है तब उसकी मैरिज हो सकती है। तो मुझे एक फिगर मिल गया कि इसकी मैरिज अभी अब इसी साल हो सकती है, या अगले साल हो सकती है, या उससे अगले साल हो सकती है। उससे मुझे ये मदद मिलेगी
कि मैं जो अपनी दशा और अंतरदशाओं या ट्रांजिट पर जब फोकस करूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर ईयर का पीरियड ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब मैंने जो राहु का निकालना बताया है उसमें यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है मुझसे। इसमें सर D1 चार्ट को देखना है ना सर? केवल D1 चार्ट। जी पूछे, आज पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि ये प्रिंसिपल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा जो लॉजिक है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो थोड़ा समझा सकते? सर ऐसा है, जो मैं मैक्सिमम चीज़ें बताऊंगा उसका एक्चुअली अब लॉजिक करेंगे तो हम दूसरे एरिया में चले जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग उनसे नाड़ियों से लिए हुए फॉर्मूले हैं, ये वैदिक के फॉर्मूले नहीं है। क्योंकि हम एक्चुअली वैदिक आप पढ़ चुके हो, मगर वैदिक से हम कभी भी टाइम नहीं कर सकते किसी भी इवेंट को, ऐसा मेरा मानना है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। तो मैंने जो अलग अलग टेक्निक कहीं कहीं से भी इकट्ठा करके एक वो बनाया हुआ है, और इसका जो लॉजिक है वो मैं आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, पर वो अभी हम ये कर लेते हैं, आपको तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका लॉजिक भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, राहु जो है ना, जैसे 18 साल 7th हाउस में पूरे करेगा, तो उसके बाद हम 5th हाउस में लेंगे ना, मतलब 18 से 1.5 साल जो आ गया उसी हाउस में आ जाएगा जहाँ पे नहीं, वो आपको रघुनंदी नाड़ी नहीं देखनी। अच्छा, वो नहीं देखनी सर? ना ना ना, इसका आपको ये ट्रांजिट बता रहे हैं हम, एक्चुअल ट्रांजिट है ये। अच्छा, उसी भाव में लेंगे सर? हाँ नहीं, रघुनंदी नाड़ी का मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में कंसेप्ट। हाँ जी, उसमें मुझे पता है कि वो वैसे लेते हैं, नेक्स्ट में लेते हैं। आपको तीसरा जो फॉर्मूला है रघुनंदी नाड़ी बताऊंगा अभी मैं। इसमें आपको ट्रांजिट लेना है, ये सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं है कि राहु जिस भाव में, आप देख लीजिएगा कि वो चल के ट्रांजिट में जब उसी भाव में, उससे तीसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में जब भी आएगा, मतलब ऑड साइन हो गए 1 3 5 7 9 11, तो उन भावों के अंदर जब भी वो एंटर करेगा। इसका लॉजिक है, हालांकि वो मैं लेटर ऑन बता दूंगा आपको। ये भाव एक्चुअली राहु को लग्न मानकर चलेंगे तो ये ट्राइन हो गए, उससे राहु से और उसके 7वें भाव से ट्राइन भाव है ये, पर चलो उस पर हम अभी नहीं हम जाएंगे। हाँ सर, रवीन सर। सर मुझे ये आपसे पूछना है कि कई बार जो है वो राहु की डिग्री 0 1 या 2 के आसपास होती है, तो चलित में वो ये सर अप्रोक्सीमेट हम कर रहे हैं, इसलिए अब डिग्री वगैरह पे ज्यादा फोकस मत करो, ये अंदाजा लगा। नहीं, मेरा जो कंक्लूजन ये है कि अगर वो चलित में दूसरे भाव का फल दे रहा है तो भी मुख्य सारणी को ही देखना है आपको, केवल हाँ मुख्य को देखना है, बर्थ चार्ट को देखना है, लग्न कुंडली को देखना है, चलित नहीं देखनी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है, अगर इसको हम सिंपल वर्ड में अगर कंक्लूड करें तो राहु के जो नाटाल राहु का ट्राइन के ट्राइन्स उससे 7वें से ट्राइन हाउस में, उसके ट्राइन्स में अगर ट्रांजिट राहु आएगा तब शादी होगी। नहीं, उससे 7वें से भी ट्राइन में आ जाए तो। हाँ, 7वें से भी ट्रांजिट, ये जो सारे हाउस आपने बताए नाटाल के ट्राइन नहीं है बिल्कुल, और उसके 7वें से ट्राइन है। सर इसमें डिग्री तो देखना ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं देखना, आप राहु की केवल पोजीशन मार्क कर लो, और उससे आपको जब भी राहु चल के उससे 1 3 5 7 9 11 में आएगा, वो हम ये केवल टेंटेटिव एज निकाल रहे हैं, इससे हम कोई दिन नहीं बताएंगे कब मैरिज होगी। अप्रोक्सीमेट एज कि बंदा हमारे पास 28 ईयर का आया और इसके हिसाब से 29.5 आ रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1 1.5 साल में मैरिज होने वाली है, या अभी का पीरियड आ रहा है तो हम अभी टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। जी किसी ने कुछ पूछना है? और नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि राहु टेक्स 1 राउंड ऑफ टेलीस्कोप इन 18 years and then repeat its motion in transit. In second round of its transit, whenever Rahu transit through 1 3 5 7 9 11 house, at that age marriage of native will take place. If AD and transit support, ये कंडीशन है कि अंतरदशा और ट्रांजिट सपोर्ट करेगी तो उस एज में मैरिज हो जाएगी। उसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे लेटर ऑन। अब आता हूँ केतु फॉर्मूला, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। केतु फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से लगाना है? इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आपको कुंडली के अंदर केतु देखना है किस राशि के अंदर है।
और उसका डिस्पोजिटर मतलब उसका राशि स्वामी आपको मार्क कर लेना है कुंडली के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है केतु किस साइन के अंदर है वो हम नोट करेंगे और उसका डिस्पोजिटर देख लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया है चार्ट, इसमें केतु 3 साइन के अंदर है। सो केतु इज इन 3 साइन। अब इसका डिस्पोजिटर एक्चुअल में हो जाएगा मरकरी, बुध। तो हम कुंडली के अंदर देखेंगे बुध कहाँ पर है, उसे मार्क कर लेंगे, ये दूसरा स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपको केतु देखना है और सेकंड स्टेप में आप उसका डिस्पोजिटर मार्क कर लेंगे, मतलब केतु जिस राशि के अंदर है उस राशि का स्वामी या केतु का साइन लॉर्ड हम मार्क कर लेंगे। तो इस केस में जैसे केतु 3 साइन में है, उसका साइन लॉर्ड मरकरी हो गया, ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, आप उसके मरकरी से कुंडली के अंदर काउंट करिए राहु और केतु कहाँ पे प्रेजेंट है, मरकरी से काउंट करना है। तो ये मरकरी रहा, मैंने मरकरी से काउंट करना है राहु किस भाव के अंदर है और केतु किस भाव के अंदर है। तो मैंने काउंट करना शुरू किया, मरकरी 1 और राहु 2, तो 2 में नोट कर लूंगा जहाँ पे भी राहु है, फिर 3 4 5 6 7 8, तो 8 में केतु है तो 8 मार्क कर लूंगा। इसके बाद फिर यहाँ से 9 10 11 12 13 14, 14 में फिर राहु है, फिर मैं वो मार्क कर लूंगा। अब इसमें आप 6 ऐड भी कर सकते हो सीधा ही। 14 में राहु है तो केतु 20 में होगा, फिर केतु 20 में है तो राहु 26 में होगा, फिर राहु 26 में है तो केतु 32 में होगा। इन सभी नंबर्स को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको क्या करना है, कुंडली के अंदर केतु की पोजीशन देखनी है, वो जिस भी राशि या साइन में बैठा हुआ है उसका साइन लॉर्ड या राशि स्वामी को हम मार्क कर लेंगे। अब ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा, केतु का डिस्पोजिटर या राशि स्वामी ये मार्क कर लिया। राशि स्वामी से हम राहु और केतु तक गिनेंगे, राहु केतु तक गिनने पर जो नंबर आएंगे उन्हें नोट करते जाएंगे। तो यहाँ से गिना राहु, तो राहु 2 नंबर पे आया, तो केतु डेफिनेटली उसमें 6 ऐड कर दीजिए, 8 नंबर पर आएगा। केतु 8 पे है तो फिर राहु आपका 14 पे आएगा, 6 ऐड करते जाइए। तो ये मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 8 14 20 26 32। ये वो एजेस आ गई जिस पर इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। ये केवल एक वो आया है आपके पास फिगर, अभी एक दूसरा फिगर और लेंगे। बहुत सारे लोग केवल इसी को यूज़ करते हैं, वो करेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि केवल राहु और केतु की पोजीशन देखोगे तो आपका वो बिल्कुल ही सही नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 6-6 साल का अंतर आएगा, उससे कम का डिफरेंस नहीं आएगा और 6-6 साल का अंतर नहीं ले सकते हम। दूसरा आप क्या करना है, सेकंड स्टेप देखिए, मरकरी से आप काउंट करिए लग्न एंड 7th हाउस, जहाँ पे भी उसका डिस्पोजिटर बैठा है केतु का, जो हमने यहाँ पे मार्क किया था। इससे आप लग्न और 7th हाउस तक काउंट करिए, ये सेकंड स्टेप है। तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, तो देखिए 1 2 3, 7th हाउस 3 पे है, तो लग्न में तक काउंट करना है तो उसमें 6 ऐड कर दीजिए, 9 आएगा। फिर वहाँ से 7th हाउस करेंगे तो 15 आएगा, 6 ऐड करते जाइए। फिर लग्न आएगी तो आपका 21 हो जाएगा, फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक दूसरा फिगर मिलेगा ये। और ये दूसरा फिगर कौन सा मिल रहा है हमें, 3 9 15 21 27 20 33। अब जो पहले फिगर मिला है और दूसरा फिगर मिला है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, मतलब एक साथ ले लेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को मर्ज करने पे क्या आएगा हमारा, इनको मर्ज की जैसे मैंने किया, तो मर्ज करते टाइम ये ध्यान रखना है आपको 21 ईयर से कम की एज तो कंसीडर ही नहीं करनी है, क्योंकि उससे पहले लीगल मैरिज हो ही नहीं सकती। 21 ईयर से ज़्यादा की जो भी एजेस हैं उन्हें हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। तो इस केस में जो एजेस दोनों को कंबाइन करने पर आई वो आई 26 27 एंड 32 33। तो केतु फॉर्मूला ये बता रहा है कि इस नेटिव की मैरिज या तो 26 से 27 साल जब इसकी एज होगी तब होगी, नहीं तो फिर वो 32 और 33 ईयर्स के आसपास जाकर होगी। तो इन दिस वे हम केतु फॉर्मूले से ये टेंटेटिव डेट निकाल सकते हैं कि इस नेटिव की मैरिज किस एज के आसपास होने वाली है। इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूँगा, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। हमें क्या करना है कि कुंडली के अंदर केतु देखना है, केतु जिस राशि में उसके स्वामी को मार्क कर लेना है,
जिसको हम केतु का डिस्पोजिटर बोलेंगे, वहाँ से कुंडली के अंदर राहु और केतु तक काउंट करना है। एक बार काउंट करने से काम चल जाएगा, फिर 6 ऐड करते जाना। राहु कौन से भाव में है, केतु कौन से भाव में है, उन्हें काउंट कर लिया और फिर आप 6 ऐड करते जाइए तो वो आपकी आगे काउंटिंग होती जाएगी। तो राहु केतु तक काउंट कर लिया, ये पहला पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में उसी डिस्पोजिटर से, जैसे इस केस में मरकरी आ रहा है, वहाँ से आप 7th हाउस और लग्न तक काउंट करना है। तो 7th हाउस और लग्न तक काउंट करेंगे, फिर हमारे पास जो भी नंबर्स आएंगे, अब ये जो दोनों नंबर्स को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने पर जो भी एज ईयर्स आएंगे, उन पर्टिकुलर एजेस में नेटिव की मैरिज हो सकती है। इसको केतु फॉर्मूला बोलते हैं। अब आपसे किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। सर ये एजेस दोनों के गिननी है, केतु की भी और राहु की भी? राहु अपनी अलग शो कर रहा है। नहीं, बिल्कुल दोनों कंबाइन लेनी है आपको। नहीं, ये तो केतु के दोनों फॉर्मूले लिए आपने, लेकिन राहु ने भी तो शो किया था। नहीं, वो एक अलग मेथड है, अलग मेथड है। अभी आप अलग अलग सीखो सबको। सर इसमें जो आपने केतु के वो काउंट किए हैं एजेस, वो एक बार फिर से बताइए। जैसे अगर 2nd हाउस में है तो 2 ले लिया। नहीं, केतु क्या डिस्पोजिटर से हमने केतु का देखा ना कि केतु कितना दूर है। केतु का भी देखना है। हाँ, पहले जैसे केतु का देखा हमने तो वो 2nd हाउस में है। नहीं, 8th में है वो, इससे 8th में है। हाँ 8th में है। फिर उसके बाद हमने मतलब राहु केतु को देखना नहीं, बस 6 प्लस करते चले। हाँ, जैसे राहु दूसरे भाव में है और केतु आपका 8वें में है तो 6 ऐड करने पे आ जाएगा अपना भी, क्योंकि एक दूसरे से 6 हाउस दूर होते हैं ना ये दोनों। तो 6 ऐड करने पे आ जाएगा। ठीक है सर, प्लीज 1 मिनट सर, हमें एजेस केवल केतु की लेनी है, राहु की नहीं लेनी सर? राहु की भी लेनी है। थैंक यू सर, यही पूछ रही थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मरकरी दिख गया आपको? अब यहाँ से गिनो तो 1 2, मैंने 2 लिखा है ना, देखो राहु की पोजीशन है। फिर 3 4 5 6 7 8, केतु की 8 नंबर पे 8 लिखा है। फिर 9 10 11 12 13 14, ये राहु 14 नंबर पे है। फिर राहु लिखा है मैंने। हाँ जी सर, आकाश कुमार सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रणाम सर। सर एक चीज सबको कंफ्यूज है। पहले बार में जो आपने राहु बताया है, हाँ, कि राहु जब 18 साल में घूम के 7वें भाव में आ जाएगा, वहीं से ना काउंट होगा 1 2 3। वो सर राहु का फॉर्मूला जा चुका है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, केतु फॉर्मूला। बस एक थोड़ा सा कंफ्यूज है सर। बताएं। यहाँ पर जो फर्स्ट में जो राहु को आपने बताया है कि राहु जब यहाँ से घूम के आएगा 18 साल में 7 भाव में, तो वहां से काउंट होगा ना 1 2 3, जो राहु बीत चुका है, जिसकी बात अब खत्म कर चुके हैं। सर अभी 1 मिनट में फिर से, क्या है कि ये मैं 3 अलग अलग मेथड बता रहा हूँ आपको। राहु फॉर्मूला अलग है। सबसे पहला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ सर। वो राहु फॉर्मूला है, उसमें आपको क्या करना है कि ये राहु जब भी ट्रांजिट में चल के अपने आप के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के अंदर जिन जिन ईयर्स में जाएगा, उन ईयर्स में उस एज में उस लड़की की मैरिज हो सकती है। तो वही 18 साल पूरने के बाद न गिनेंगे सर? हाँ, तो 18 से पहले मैरिज होती भी नहीं है ना। हाँ, सर 18 में उसको 7 से गिनेंगे या 5th हाउस से गिनेंगे, ये पूछना है। 7 से। 5th से या 6 से करेंगे या 5th से करेंगे, ये बताएं। 5th से या 6 से सर। राहु रेट्रो है तो 5th में जाएगा, तो 5th से काउंट होगा या 7 से काउंट होगा 18 ईयर्स बाद? 18 साल बाद सर यहाँ आएगा 7वें भाव में। ऐसा है, ये 18 साल में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सबको क्लियर है? जी हाँ, तो क्लियर है सर। उसके बाद 18 से 19.5 यहाँ पे चलेगा जी। तो आपको काउंटिंग राहु की पोजीशन से करनी है हमेशा। कहाँ से? 7वें भाव से। वहाँ से भाई, राहु फर्स्ट पहले भाव में बैठा है ना। हाँ, तो पहले यहीं से करनी है ना। ये 1 है, ये 2 3, ये है 4 5, ये है 6 7, ये है। राहु जहाँ पे बैठा है वहीं से गिनना है आपको। ओके सर। तो सर 18 साल बाद वो 5th हाउस में ही तो आएगा, फिर रेट्रो है तो कैसे आएगा? तो 5th से रेट्रो मोशन लेंगे क्या सर इसका, यही पूछना था। 1 मिनट, ये यहाँ से
18 साल वो 7वें भाव में आएगा, 18 साल में वो उल्टा चलता है ना। हाँ जी। तो कहाँ पे आएगा? 7th में ही आएगा। 5th में। 5th में कैसे आएगा? में क्यों आएगा? 7th में तो आएगा। रेट्रो चलता है। पूछना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज गिनेंगे या एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे? नहीं, जैसे चलता है ये आपको क्लॉकवाइज लेना है। राहु ऐसे चलता है ना क्लॉकवाइज। हाँ जी। तो क्लॉकवाइज ही लेंगे ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों लेंगे? नहीं है क्लियर अभी? सर कहीं से नॉइज आ रही है। नहीं, अभी आप बताइए किसी को क्लियर नहीं है तो, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना जब तक आपको सबको क्लियर ना हो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मरकरी से बताइए सर, मरकरी से कैसे ये मरकरी से मरकरी बोला? यस सर, ये मरकरी से मरकरी ये कैसे है? मरकरी से पता लग गया? जी जी, वो इसका डिस्पोजिट है मरकरी से गिनी है। राहु कितनी दूर है इस कुंडली में आपको दिख रहा है? जी। कौन से भाव में है? 6 नहीं 2 मरकरी से गिनोगे ना दूसरे भाव में। अरे मरकरी से गिनो। मरकरी अच्छा, से 2 आएगा। 2 और केतु कहाँ पे है? 8 आएगा। 8 फिर राहु फिर कहाँ पे आ जाएगा? 14। अच्छा। फिर केतु कहाँ पे आ जाएगा? 20। अच्छा। फिर राहु कहाँ पे आ जाएगा? 26। फिर केतु कहाँ पे आ जाएगा? 32। ये सब लिख लिए मैंने। इससे ज्यादा बेचारे को मैं इंतजार नहीं करूंगा, तो 32 तक मैरिज हो जाएगी। नहीं 38 भी लिख सकते हो। अच्छा सर, ये वीडियो मिलेगी? सर अभी तो समझो, अब वीडियो तो मिल जाएगी, अभी समझिए। सर एक चीज बताएं, हमें 6 ही ऐड करना है। वो एक्चुअली इनमें डिफरेंस 6 का होता है ना। अच्छा, ठीक है। जितने का डिफरेंस होगा उतना लेंगे प्लस। काउंट करते जाओ तभी भी वही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ऐड कर लो। दूसरा आपको ऐसे ही यहाँ से 7वां भाव और लग्न को भी गिनना है। 7th हाउस एंड लग्न यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 ये 7th हाउस आया, और 9 पे जाके लग्न आ जाएगी, फिर 15 पे 7th हाउस आएगा, फिर 21 पे लग्न आएगी। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे तो ये 2 फिगर मिलेंगे हमारे पास। पहला जो हमने राहु केतु तक काउंट किया है, दूसरा जो हमने लग्न और 7th हाउस तक काउंट किया है। अब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, मर्ज कर देंगे। जो भी ईयर्स आएंगी उस समय पर नेटिव की मैरिज पॉसिबल है। क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। बिल्कुल क्लियर। आगे चलिए सर। क्लियर है सर। 26 और 27 में यदि नहीं होता तो फिर सीधा 32 और 33 पे जाएंगे। सर 30 का हो गया आएगा आपके पास वो। सर इसमें अगर कोई किसी का राहु केतु जो 1st और 7th में ही होगा तो उसका दोनों जो है वो नंबर सेम ही आएंगे, एज सेम आएगी। बिल्कुल सेम आएगी। तो एक क्वेश्चन मेरा है इसमें जी, एक क्वेश्चन है इसमें मेरा जी सर। ये जो एजेस है ना 32 33, ये ईयर कौन सा है? कंप्लीटेड ईयर्स हैं कि रनिंग ईयर्स हैं? ये एक्चुअली रनिंग ईयर्स हैं सर। मतलब अगर हम बोलेंगे 33 साल मतलब तो 32 कंप्लीटेड एंड 33 रनिंग। यस रनिंग। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ प्लस माइनस 6 मंथ लगाएंगे हमेशा। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी केवल मैं सिखा रहा हूँ क्या है। ठीक है, क्या उसमें हमने कितना मार्जिन रखना है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब एक्चुअल में हम कुंडली में करेंगे, टाइम निकालेंगे। अभी केवल हमें ये पता होना चाहिए केतु फॉर्मूले से एज कैसे निकालनी है। एक्सक्यूज मी सर, इसमें लगन और 7th हाउस को फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। पहले हमने राहु की जैसे राहु क्योंकि उल्टा चलता है इसलिए हमने उसको क्लॉकवाइज लिया था। अच्छा, अब लग्न और 7th हाउस के लिए वैसे ही गिनना है। हर जगह सीधा ही गिनना है। ओके। वो राहु के बेस पे था और ये सीधा ही काउंट करना है। और कोई डाउट हो? आगे बढ़ूं?
नहीं सर आगे बढ़े। तीसरा है, और मैं पहले ही बता देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आए तो वो हमेशा पूछ सकता है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैंने पहले लिखा हुआ है फाइंड डिस्पोजिटर ऑफ केतु, मार्क कर लो, काउंट फ्रॉम डिस्पोजिटर ऑफ केतु टू राहु एंड केतु, इट विल गिव प्रोबेबल एज ऑफ मैरिज इफ दशा एंड ट्रांजिट सपोर्ट। थर्ड वन, काउंट फ्रॉम डिस्पोजिटर ऑफ केतु टू लग्न एंड 7th हाउस, मैरिज विल टेक प्लेस एट दैट एज इफ दशा एंड ट्रांजिट सपोर्ट्स। इन सभी को, ये 3 पॉइंट हैं इसमें, और जो भी मैंने बताया है उसमें तीनों पॉइंटों से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट यूज करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट स्लाइटली डिफरेंट है इससे भी जो भृगुनंदी नाड़ी यूज करते हैं वो एज ऑफ मैरिज निकालते हैं। तो इसमें एज ऑफ मैरिज में हम क्या करेंगे, देखिए प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को यूज किया जाता है। प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर सभी लोग समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं टाइम निकालना बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर यहाँ पर बताऊंगा कि जुपिटर का प्रोग्रेशन किस तरीके से देखते हैं। सैटर्न का नहीं बताऊंगा, केवल जुपिटर का बताऊंगा क्योंकि हम जुपिटर को यूज करते हैं। प्रोग्रेशन सब ध्यान से समझना। जो भृगुनंदी नाड़ी है वो जुपिटर पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो जुपिटर जिस भी भाव के अंदर है, इस भाव में है, तो हम मान के चलेंगे इस नेटिव की पहले 1 साल में जुपिटर यहाँ पे होगा। ये दूसरी चीज ये क्लियर कर देता हूँ, ये ट्रांजिट नहीं डिस्कस कर रहे हम, इसका ट्रांजिट से कोई लेना देना नहीं है। आपको भृगुनंदी नाड़ी में ना ट्रांजिट की जरूरत होती है, ना दशाओं की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आपकी केवल बर्थ कुंडली आपके पास है, बस उसी के बेस पे हम सब कुछ करेंगे और कुछ हमें देखना नहीं है। तो आपको क्या करना है, जुपिटर देख लेना है बस कुंडली के अंदर। तो ये जुपिटर बढ़ता जाता है। पहले 1 साल में जब कोई भी पैदा होता है जुपिटर यही होता है, दूसरे साल में उससे अगले भाव में खिसक के चला जाता है, तीसरे साल में उससे अगले भाव में, इससे बोलते हैं प्रोग्रेशन, आगे बढ़ता है वो। चौथे साल में उससे अपनी आपकी पोजीशन से चौथे भाव में, 5वें साल में 5वें भाव में, 6ठे साल में 6वें भाव में, और ऐसे करते करते अपने से पिछले भाव में आ जाता है वो 12वें साल में। तो जुपिटर का ये प्रोग्रेशन होता है, ये पूरा राउंड होता है। वो आपकी उम्र के 12 साल में एक पूरा राउंड लगा लेता है, जिस भी भाव में वो था आपकी कुंडली के अंदर, वहाँ से चलकर उससे पिछले भाव में आ जाता है। और ऐसे आपके 12 साल का एक राउंड होता है, इसको हम मेजर प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक पूरा राउंड लगा लिया इसने। तो पहला राउंड समझिए, ये ना ही तो ट्रांजिट है और ना ही कुछ और है, ये आपकी जन्म कुंडली से हम एनालाइज करेंगे, बाकी इसमें हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, पहले राउंड में वो चलेगा, उसकी जहाँ भी कुंडली में स्थिति है उससे चलना शुरू करेगा। आपको उसकी 5वीं साल के इवेंट देखने लाइफ के, तो 5वीं साल में वो होगा 1 2 3 4 5, अपने से 5वें भाव के अंदर होगा 5वीं साल में। 6ठे साल में अपने से 6ठे भाव में होगा, 7वीं साल में 7वें भाव में होगा। इस तरीके से वो एक पूरा राउंड लगाकर 12 साल के बाद अपने से पिछले भाव में पहुंच जाएगा और उसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये है फर्स्ट राउंड। अब जब वो दूसरा राउंड लगाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सेकंड राउंड लगाएगा तो आपको स्टार्टिंग करनी है गिनती, काउंटिंग, वो जिस भी भाव में उससे अगले भाव से। खत्म जो हुआ वो अपने से पिछले भाव पे खत्म हुआ पहला राउंड। अब दूसरा राउंड कहाँ से शुरू करेंगे, गुरु जहाँ भी बैठा है उससे नेक्स्ट भाव से शुरू करेंगे। वो उसकी लाइफ का 13वां साल होगा। तो 13वें साल में हम काउंटिंग शुरू करेंगे, जुपिटर जहाँ भी है उससे अगले भाव से। तो ये 13वां साल हुआ, ये 14वां हुआ, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 पे वो वहीं आ जाएगा जहाँ पे था। ये 24th ईयर उसका कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड सेकंड राउंड और सेकंड मेजर प्रोग्रेशन। पहले राउंड में वो जहाँ था वहाँ से लेकर अपने पिछले भाव तक आया, फर्स्ट प्रोग्रेशन। दूसरे राउंड वो शुरू करेंगे जहाँ पे भी गुरु है उससे अगले भाव से शुरू करेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट हाउस। तो वो फिर 12 साल का एक राउंड लगा के आएगा। दिस इज कॉल्ड द सेकंड राउंड ऑफ प्रोग्रेशन। सेकंड राउंड तक आज के समय पर किसी की भी मैरिज होती नहीं है, मैरिज होती है सभी की तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड कहाँ से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। पहला राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे गुरु खुद बैठा है। दूसरा राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है, उससे अगले भाव से।
और ये होगा 13 से 24 साल तक का, 13 to 24th ईयर। थर्ड राउंड होगा उससे भी अगले भाव से, जहाँ पे भी है वो 1 to 12 वहाँ से होगा, 13 to 14 हमें काउंट करना है उससे नेक्स्ट हाउस से, और 25 से लेके 36 ईयर उससे भी नेक्स्ट हाउस से काउंटिंग शुरू करनी है। मतलब 25th ईयर यहाँ पे होगा, 26 यहाँ पे होगा, 27 यहाँ पे होगा, 28 यहाँ पे होगा, 29 यहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होगा, 31 यहाँ पे होगा, 32 यहाँ पे होगा, 33 यहाँ पे होगा, 34 यहाँ पे होगा, 35 यहाँ पे होगा और 36 यहाँ पे होगा। तो जनरली थर्ड राउंड में वो आपकी मैरिज कराएगा। इस तरीके से हम जुपिटर की प्रोग्रेशन को गिनते हैं, काउंट करते हैं। प्रोग्रेशन से रिलेटेड यदि किसी के क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे फिर? यस, और दोबारा रिपीट कर देंगे। मतलब सर थर्ड राउंड में वो कब करवाएगा, किस भाव में आने पर? हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी पहले प्रोग्रेशन थोड़ा सा समझ लें। तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बाल मुकुंद शर्मा जी, विनोद जी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी आप प्रोग्रेशन समझें पहले, अब उसको भूल जाएं, एज हम निकाल रहे हैं। ये जुपिटर का प्रोग्रेशन है। पहली बात कि कुंडली के अंदर आपको केवल जन्म कुंडली से प्रोग्रेशन देखना होता है। ये ट्रांजिट या गोचर नहीं है, इसका गोचर से कोई लेना देना भी नहीं है। अब ये किसी की भी कुंडली पड़ी हुई है, बस मुझे ना गोचर देखना है ना कुछ देखना है, तो मैं जुपिटर का प्रोग्रेशन देखूंगा। प्रोग्रेशन किस तरीके से देखा जाता है, कुंडली में जुपिटर जिस भी भाव में है वहां से शुरू करेंगे उसको, और हर साल में वो एक एक भाव आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले सही है, मैं जा ताली वाली कर रहा। सर आपका जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज वो उसे ऑफ कर लें। प्रवीण जी एंड किरण जी प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। प्लीज आप माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज। थैंक यू। मैम आपका भी ऑन है, थैंक यू। हाँ तो प्रोग्रेशन में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे, नई चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब तक नहीं समझ में आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब यहाँ पर गुरु है, अब इसका प्रोग्रेशन देखना है। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, एक एक साल एक एक भाव आगे बढ़ेगा। तो पहले साल वो यहीं होगा, दूसरे में उससे अगले, तीसरे में उससे अगले, और ऐसे वो 12 साल में जहाँ पे भी है उससे पिछले भाव तक चल गया। इसको एक राउंड बोलते हैं, फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन बोलते हैं, और वो इसकी 1 से 12 साल तक की उम्र के इवेंट को बताएगा। तो 1 से 12 साल में वो अपने जहाँ पे भी है उससे पिछले भाव तक पहुँच गया। अब 13वें साल से, जिसे हम सेकंड राउंड ऑफ प्रोग्रेशन बोलेंगे, 13 से 24 साल, तो जो गिनती शुरू करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे, वो गुरु जहाँ पे भी है उससे अगले भाव से काउंटिंग शुरू करेंगे। मतलब 13वां साल यहाँ पे होगा जहाँ मैंने ये रेड मार्क किया हुआ है, और 14वां 14 यहाँ पे होगा, 15 यहाँ पे होगा, 16 यहाँ पे होगा, 17 यहाँ पे होगा, 18 यहाँ पे होगा, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में वो इस भाव में आ गया। अब इसका 24 ईयर होने पे इसका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये थर्ड राउंड जब शुरू करेगा तो ये अपने से तीसरे भाव से शुरू करेगा। पहला राउंड इसने शुरू किया था जहाँ पे खुद था, दूसरा राउंड 13 से 24 साल वाला इसने शुरू किया अपने से अगले भाव में, और तीसरा राउंड जो इसका 25th ईयर से शुरू होगा वो अपने से तीसरे भाव से शुरू होगा। तो 25th ईयर में वो यहाँ पे होगा, 26th ईयर में यहाँ पे होगा, 27 में यहाँ पे होगा, 28 में यहाँ पे होगा। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके 3 राउंड यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होंगे। अब आप क्वेश्चन रेज करें, मैंने रिपीट कर दिया है। किसी को इसमें एज कहाँ से निकलेगी, मतलब कौन से राउंड में कौन सी एज में होगा? अब वो बताएंगे। अभी प्रोग्रेशन समझ में आ गया कि नहीं है बताइए। हाँ जी सर, प्रोग्रेशन समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन सर ये है, अगर सिर्फ जुपिटर रेट्रो हो सर तभी भी वहीं से काउंट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रेट्रो का इसमें कोई मतलब नहीं है? कोई वो नहीं है, बिल्कुल जुपिटर की पोजीशन देखनी है केवल। जी जी सर रेट्रो में तो उल्टा चलेगा फिर ये नहीं, वो ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में सर बताया गया है। नहीं अभी आप इसको आप डायरेक्ट मान के चलो। अभी आप
हाँ सर नमस्ते। हेलो जी जी मैम। हेलो। हाँ बताएं। सर जुपिटर जहाँ बैठा वहीं से काउंटिंग करना है कि उसके नेक्स्ट हाउस से काउंटिंग करना है? नहीं, पहले राउंड में जुपिटर जहाँ पे बैठा है वहां से 12 गिनना है, फिर 13 जो काउंट करना है जुपिटर वहां से बैठा है उससे अगले भाव से काउंटिंग करनी है। मैंने फर्स्ट राउंड जहाँ बैठा वहीं से और सेकंड राउंड जब चालू करूँ सेकंड उससे अगले भाव से, और तीसरा राउंड उससे भी अगले भाव से। मैंने तीसरा राउंड थर्ड राउंड से? जी, थर्ड राउंड अपने जुपिटर जहाँ पे बैठा है उससे तीसरे भाव से करेंगे हम। सर डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन बाद में पूछे ना? नहीं, इसमें हम कुछ यूज करेंगे नहीं, केवल हम टेंटेटिव एज निकालेंगे क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी केवल मैं आपको अप्रोक्सीमेट एज जो हम अंदाजा लगाएंगे कि किस एज में मैरिज होगी, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इसका, केवल अब एक अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई वो 30 साल में हो जाएगी या 29 में हो जाएगी, इतना भर केवल कर रहे हैं हम यहाँ पर। वो डिग्री वगैरह जो देखते हैं ना वो इसी के बेस पे, जो भृगुनंदी नाड़ी के बेस पर जो एज निकालते हैं वो उसकी डिग्री वगैरह भी देखते हैं, पर हम केवल एक अंदाजा लगाएंगे कि किस एज में उस नेटिव की मैरिज होगी, ओनली अप्रोक्सीमेट एज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हाँ जी सर, वो डिग्री से ना हाउस में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, हाउसेज में डिग्री वाइज। पर मैं आपको इसमें एक अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, मैं इसको एग्जैक्ट एज मानकर नहीं चलूंगा, जो एज इससे आएगी उसमें मैं अपना प्लस माइनस बताऊंगा आपको बाद में। अभी क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी जो बता रहा हूँ उसे समझ लें बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर एज कैसे निकलेगी ध्यान से समझिए। प्रोग्रेशन आपको सबको मैंने बता दिया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आए वो मुझे मैसेज कर दे, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। अब हमें क्या करना है कि जो मेल नेटिव या पुरुष जातक होते हैं, अब उनकी मैरिज का टाइम निकालना हो तो अब हमें क्या करना है, इसमें शुक्र को मार करना है। शुक्र को केवल 2 ग्रह जरूरी हैं और कुंडली के बाकी सभी ग्रहों को मिटा भी दो तो कोई बात नहीं, शुक्र देख लेना है। शुक्र, तो शुक्र जहाँ पे भी बैठा हुआ है, वीनस जिस भी भाव में बैठा हुआ है उससे उस भाव में, उससे 5वें भाव में, उससे 7वें भाव में और उससे 9वें भाव में, जो कि उसकी जुपिटर की दृष्टि होती है। शुक्र जहाँ से बैठा है वहाँ पर उससे 5वें, उससे 7वें और 9वें भाव के अंदर जब भी गुरु आएगा, जुपिटर आएगा प्रोग्रेशन में, जिस ईयर में आएगा उस ईयर में उस नेटिव की मैरिज हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जुपिटर देखना है आपको फॉर मेल नेटिव, वेन एवर जुपिटर इन प्रोग्रेशन रीचेज 1, 5, 7, 9 हाउसेज फ्रॉम वीनस, मैरिज टेक्स प्लेस। प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये मुझे इस नेटिव की मैरिज देखनी है तो देखो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है। कहाँ से रेड मार्क किया हुआ है? वीनस से। ये पहला भाव है वीनस से, ये 5वां है, ये 7वां है, ये 9वां है। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ शुरू से। आपको क्या करना है, कुंडली के अंदर केवल शुक्र को देखना है। सबसे पहले शुक्र को देखना है, और शुक्र जहाँ पे भी बैठा हुआ है, वीनस जहाँ पे भी बैठा हुआ है, उस भाव को, उससे 5वें भाव को, उससे 7वें भाव को और उससे 9वें भाव को आप मार्क कर लें, और अब शुक्र को भी भूल जाएं। अब आप जुपिटर की प्रोग्रेशन देखना शुरू करें। तो फर्स्ट राउंड में जुपिटर यहाँ से चलेगा और इस भाव में आ जाएगा, वहाँ तक मैरिज हो नहीं सकती 12 साल में। दूसरे भाव में वो यहाँ से चलेगा और वो वापस इस भाव में आ जाएगा। 13 से 24 साल में भी मैरिज हो नहीं सकती। अब 25वें साल में वो अपनी मोशन शुरू करेगा इस भाव से, जिस पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। तो 25वां साल ये होगा, 26वें साल में यहाँ पे होगा, 27वें साल में यहाँ पे होगा, और 28वें साल में इस रेड मार्क पे पहुँच गया वो शुक्र से 5वें भाव में। तो इस नेटिव की मैरिज 28वें साल में हो सकती है। फिर 29वें साल में यहाँ पे होगा 29th ईयर में, और 30th ईयर में वो इस 7वें भाव में चला जाएगा वीनस से, तभी भी मैरिज हो सकती है। फिर 31 में यहाँ पे आया और 32 ईयर में वो यहाँ पे चला जाएगा, उस ईयर में भी मैरिज हो सकती है। तो इस तरीके से इसकी हमने 3 एज निकाल ली, 28, 32, 30 एंड 32। तब तक भी नहीं हुई तो फिर ये होगी 33, 34, 35 और 36 ईयर में इस नेटिव की मैरिज होगी। इस तरीके से हम उसकी एज निकाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन से पहले फिर मैं प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। आपको करना क्या है कि एक मेल नेटिव मतलब पुरुष
जातक के केस में अलग तरीका है और महिला जातक के केस में अलग है। पुरुष जातक के केस में आपको क्या करना है, मेल नेटिव के केस में कुंडली के अंदर जहाँ भी शुक्र बैठा हुआ है उसको मार्क कर लो। शुक्र से 5वां भाव, शुक्र से 7वां भाव और शुक्र से 9वां भाव मार्क कर लो। अब आप जुपिटर की प्रोग्रेशन देखेंगे तो 1 से 12 साल तक वो यहीं से चलेगा, 13 से 24 साल तक वो अपने से अगले भाव पे चलेगा, वहाँ तक तो मैरिज होगी नहीं। अब 25वें साल में वो अपने से तीसरे भाव से चलेगा, वहाँ से गिनना शुरू कर रहा हूँ मैं। 25, 26, 27, 28 जहाँ भी ये रेड मार्क है वहाँ पे जब भी प्रोग्रेशन में जिस एज में जुपिटर पहुँचेगा उस एज में मैरिज हो जाएगी। तो मैंने 28 निकाला, 29, 30 में हो जाएगी, 31, 32 में हो जाएगी, 32 में नहीं हो तो 33, 34, 35, 36 ईयर में मैरिज उसकी हो जाएगी। तो ये टेंटेटिव एज हमने निकाल ली मेल नेटिव के केस में। अब इससे रिलेटेड आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। सर जहाँ वीनस होगा उसे भी लेंगे, 5, 7, 9 तो लेंगे। लिखा है ना 1, 5, 7, 9। अच्छा ठीक है। हाँ सर, मुझे पूछना था कि शुक्र की जो राशि है ना चौथे घर में आ रही है, 7वीं तुला राशि, अगर वहां से कनेक्शन बन भी उसका मान सकते हैं? नहीं, वो अलग तरीके से देखते हैं, एज निकालने के लिए यही देखना है बस। ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा है जी। इस फार्मूले के हिसाब से तो 25 साल से पहले किसी की शादी नहीं होगी? हो जाएगी ना। कैसे? ये वीनस की पोजीशन अलग अलग होती है सर। ये तो इस केस में लग रहा है ना आपको। वीनस कहीं और बैठा है तो कुछ भी किसी भी एज में हो सकती है ना, वीनस यहाँ भी हो सकता है। नहीं तो होगी तो 25 के बाद भी ना सर, 25 के पहले कैसे होगी? क्योंकि हम तो 3rd साइकिल से शुरू कर रहे हैं ना। नहीं मत करो, आप सेकंड में भी देख सकते हो। मैं तो इस हिसाब से ले रहा हूँ, जनरली 24 से पहले आजकल होती नहीं है। अब अच्छा, तो सर 25 से पहले कब हो सकती है इसकी देखिए। सेकंड राउंड शुरू करूँ यहाँ से। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में हो जाएगी। 20, 21 21 में हो गई। 22, 23, 24 बस 24 मतलब इसके बाद फिर इसकी 25, 21 के बाद इसकी सीधा ही इस एज में होगी। 21 के बाद 28 आ जाता है। अलग अलग कुंडलियों में वो 22, 23 भी आ सकता है। हो सकता है एक आध साल आगे। एक्सक्यूज मी सर, अगर 12th हाउस में हो तो फिर कैसे इसको काउंट हो? तब तो बहुत डिले हो जाएगा। हाँ तो होगा ही डिले। 12th हाउस में अगर वीनस हो तो 23rd ईयर में भी तो हो सकती है। 23rd ईयर में नहीं, 12th में 23rd ईयर में भी हो सकती है और फिर 27th ईयर में भी हो जाएगी। डिले क्यों होगा? आगे 5वां भाव भी तो आएगा, आगे 7वां भी आएगा। कैसे समझ में? ये जैसे वीनस यहाँ रख दिया मैंने, आप यही कह रहे हो ना? नहीं, वीनस 12th हाउस में अगर हो तो मतलब 12वें। यहाँ तो हाउस तो हम देखते ही नहीं, किसी भी हाउस में बैठा हो वीनस, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो बोलती है केतु के साथ है ऐसा। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वीनस को यहाँ बिठा देता हूँ, केतु की जगह वीनस मैंने ले लिया, ठीक है। वहां से गिनती चालू कर देते। यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो वीनस यहाँ ले लिया तो हम यहाँ से मार्क करेंगे हम। हाँ। ठीक है, तो वो जुपिटर कहाँ पे पहुंचेगा प्रोग्रेशन में? इस भाव में 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव में, 6, 7 इस भाव में, 8, 9 जब भी जुपिटर इन भावों के अंदर पहुंचेगा तब इसकी मैरिज हो सकती है। तो अगर दोनों कंजंक्ट रहे तो भी क्या फर्क जुपिटर पड़ रहा है? कंजंक्ट से क्या फर्क पड़ रहा है? आप काउंट करो ना, किसी कुंडली में लगा के फिर नहीं समझ में आए तो बताना, उसकी पोजीशन से क्या फर्क पड़ रहा है। ओके सर। दोनों एक साथ भी हो कैसे भी हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और वो आपकी एजेस इसमें हर मैक्सिमम 5 साल का डिफरेंस आएगा, नहीं उसके बीच में सारी एजेस आएंगी। ऐसा हो सकता है कि 27 के बाद सीधा 32 आए, मगर उसके बाद 34 भी आएगी, 36 भी आएगी, 38 भी आएगी, ज्यादा गैप नहीं आता। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल नेटिव के केस में क्या करना है। ये तो मेल नेटिव बताया हमने, फीमेल नेटिव के केस में हमें वीनस को रिप्लेस कर देना है मार्स से। फीमेल नेटिव के केस में फॉर फीमेल नेटिव व्हेनेवर जुपिटर इन प्रोग्रेशन रीचेस
1579 हाउसेस फ्रॉम मार्स मैरिज टेक्स प्लेस। तो आप जो अभी मैंने शुक्र मार्क किया था उसकी जगह आप मंगल को मार्क कर लो, ये मंगल है आपका। अब जुपिटर जब भी प्रोग्रेशन में मंगल के भाव में, मंगल से 5वें भाव में, मंगल से 7वें भाव में और मंगल से 9वें भाव के अंदर पहुंचेगा, तब इस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। अब मैं देखता हूं फिर से 25वें साल में वो मंगल के ऊपर आएगा, देख लीजिए। अब तो इसकी गर्ल है तो इसकी 25वें साल में मैरिज हो जाएगी। और मंगल से 5वें भाव में देखिए 25 यहाँ पे है, 26, 27, 28 और 29th ईयर में इसकी मैरिज हो जाएगी। 30, 31 7th में 31 ईयर में 7th भाव में पहुंचा, 31 ईयर में मैरिज हो जाएगी। 32, 33 ईयर में भी मैरिज हो जाएगी। तो फीमेल नेटिव के केस में आप शुक्र की जगह मार्स को मार्क कर लोगे। जुपिटर जब भी प्रोग्रेशन में मार्स जिस भाव में है उससे 5वें, 7वें और 9वें भाव के अंदर जाएगा, तब उस नेटिव की उस पर्टिकुलर एजेस पे मैरिज हो जाएगी। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो आज की क्लास में? 3 मैंने क्लियर सर, क्लियर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर, बहुत अच्छा। 3 एज निकालने की मैंने टेक्निक बताई है आपको, एक राहु के बेस पर, एक केतु के बेस पर, एक भृगु नंदी नाड़ी के बेस पर। ये मैं आप सबको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। इनसे इनको केवल हम एक हेल्पिंग टूल यूज करेंगे, इनसे ना ही तो हम एज निकालेंगे और ना ही इनसे हम टाइम करेंगे। केवल एक हेल्पिंग टूल, एक अंदाजा लगाएंगे देखकर कि भाई इस पर्टिकुलर एज के आसपास मैरिज हो सकती है। तो हमको एक थोड़ा आइडिया लगेगा आगे काम करने के लिए कि हमें किस पर्टिकुलर एज पर फोकस करना है, इसके आसपास फोकस करना है। क्योंकि हम इनके बेस पर ना ही तो एज निकाल रहे हैं, हम अदर थिंग्स यूज करेंगे, पर ये एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। इससे एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे इसके बेस पर, तो मैंने अंदाजा ही बताया है कि हम किस तरीके से इन्हें यूज करने वाले हैं। तो सर सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर, क्लियर। सर कई बार मार्स और वीनस अगर इकट्ठे बैठ जाएं फिर उनको कैलकुलेट नहीं पड़ रहा। आप वीनस की तरफ मत देखो जब फीमेल नेटिव की देख रहे हो तो। अब आपने केवल मेल नेटिव की देख रहे हो तो कुंडली में केवल वीनस की तरफ देखना है बस, और फीमेल नेटिव की देख रहे हो तो मार्स की तरफ देखना है। उसके साथ कौन बैठा है, कहाँ पे बैठा है, हमें कोई नहीं मतलब उससे, इस पर्टिकुलर मेथड में। ठीक है मैम? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। तो आज की हम क्लास एंड करते हैं। आगे मैं इसमें अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो आप लोग सब इसको कम से कम 1-2 कुंडलियों पर लगा के प्रैक्टिस करें, और जिसको समझ में ना आए तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे व्हाट्सएप ये पूरा ग्रुप खुला हुआ है तो उस पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्लास में मैं वो ही चीज़ सबसे पहले लूँगा, क्योंकि आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आगे की आपकी क्लासेस ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैंने जो राहु मेथड बताया है और आपको केतु मेथड बताया है, भृगु नंदी नाड़ी मेथड बताया है, तीनों हम सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो नमस्कार सर। नमस्कार। नेक्स्ट क्लास नमस्कार सर। परीक्षा की तरफ अगली क्लास गुड नाइट। सब नेक्स्ट क्लास थर्सडे पे पहुंचना चाहते थे। अच्छा, सैटरडे। हाँ, 2 days ही हम रखेंगे, उससे ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में आने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ट्यूसडे और सैटरडे वहाँ पर और भी सुविधाएं अब आप वहाँ पर रात में भी सकते हैं। थैंक यू सर। वैसे ओके सर, ओके।